बाकी जिलों की हालत ये थी, हमारे रिश्तेदार जीजा फूफा आते थे, पूछते थे 32 दिन की है कि रात की। एक हफ्ता 32 दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। ज्यादातर लोग ग्रामीण अंचल में बैठे हैं, आप लोगों को याद दिलाना चाहिए। जनता क्वालिटी प्रोडक्ट चाहती है। कोई देश अपना कचरा माल भारत में देगा नहीं और भारत जनता स्वीकार नहीं करेगी। रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, आपकी ट्रेन 10 बजे 5 बजे जाइए, सो जाइए, कपड़ा खोल करके भोजन भी मिलेगा और 10 बजे ट्रेन में बैठ करके चले जाइए, घर वालों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। पीढ़ियों से जिनका देश सेवा से नाता रहा है, ऐसे आदरणीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया जहां से शुभारंभ होती है, उस समय के तत्कालीन डीजीपी श्री ओपी सिंह जी, मनोज कुमार सिंह जी, तो आईसीसी ने किया है। नहीं ऐसा नहीं है। तो जोड़ने का काम, जो शक्ति संचय, शक्ति संवर्धन का काम भाई मुकेश बहादुर जी कर रहे हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, और एक ही माटी में जन्म लेने का सौभाग्य रायबरेली से मुझे भी और रायबरेली से मुकेश बहादुर जी, एक ही माटी में हम दोनों जन्मे और भले बड़े और आज इस मंच पर उपस्थित हैं, इसलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे संयोजन के लिए, ऐसे कार्यक्रमों के लिए हो गया है आज की तारीख में 5 सितारा होटलों में और इंडो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, इसका नाम लेने में थोड़ा अटपटा जाता हूं। निसंदेह ऐसे कार्यक्रम जिनके माध्यम से 8 वर्ष या 8 साल बेमिसाल सरकार की उपलब्धियां यह भी है, और इस स्तर के लोगों का संयोजन हम सब जानते हैं। संघे शक्ति कलयुगी, जब भी हम इकट्ठा होते हैं, एकत्र होते हैं, तो हमारी ताकत बढ़ती है। तो निसंदेह आज उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात के क्षेत्र में राज्य की सेवा कर रहा हूं। और उससे पहले 2-3 लोगों को मैंने, ख्याति लब्ध भिज्ञ लोगों को मैंने सुना, आदरणीय ओपी सिंह की सचमुच आय दोगुनी हो रही है। जब हम देखते हैं पारंपरिक खेती से हट करके लोग ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें 1 एकड़ में हम 15 लाख 20 लाख, उसमें आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और प्रसन्नता इस बात की भी है कि हमारे साथ हमारे बड़े भाई ऑनरेबल डिप्टी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक जी, हमारे भाई और बहुत पुराने साथी श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, एग्री फॉरेन ट्रेड और एक्सपोर्ट्स का महत्वपूर्ण दायित्व संभाले हुए हैं और बखूबी निभा रहे हैं। मिस्टर प्रवीर कुमार, IAS रिटायर्ड, नोएडा, गाजियाबाद से नीचे उतरते हुए पीलीभीत और अन्य शहरों में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरा बताओ। अरे जोर से बताओ ना, नहीं होगा तो। और ऑफ कोर्स मिस रीना सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व वाणिज्य मंत्रालय का राज्य मंत्री के रूप में दिया है। और मैं कह सकता हूं कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, वाणिज्य बहुत बड़ी मतलब निर्णायक भूमिका निभा रहा है। और क्योंकि जैसे कहते हैं कि आज के इस युग में जो इतना अनसर्टेन टाइम्स है, कभी कोरोना हो जाता है, कभी युद्ध छिड़ जाता है, कभी तमाम ऐसी चीज़ें। और देखा ही आपने हमारी सेना का शौर्य पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर में,
जो प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स की गई हैं ये किसी से छुपा नहीं है, मगर इसके साथ साथ जो व्यापार पे, चाहे वो रशिया और यूक्रेन की वॉर हो, मगर व्यापार पे भारत के हम लोगों को भी असर पड़ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि कॉमर्स का जो रोल है वो आत्मनिर्भर भारत को, हमारे देश को सभी वस्तुओं को सही दाम पे और सही चीज़ों पे उपलब्ध कराना की जो जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर से जो ये एसोसिएशन का नाम है, और आज के दौर में हम लोग अभी इस वक्त अमेरिका के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर विचार विमर्श चल रहा है, और बहुत जल्द ही उसमें हम लोगों को भारत का जो सबसे ज़्यादा ट्रेड है वो अमेरिका से ही है, तो निर्णायक भूमिका दोनों देशों की है और जल्द से जल्द उस पर निर्णय होंगे। और पूरा प्रयास यही है कि भारत के नागरिकों के जो एक बहुत बड़ी 1.4 बिलियन जो हम कहते हैं हमारी आबादी है 140 करोड़ की, ये सिर्फ गिनती नहीं, आज ये भारत की ताकत है, हमारी बाइंग पावर है, दूसरे देशों के हमें हमारे ऊपर निर्भर हैं भारत के ऊपर। ये आज नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हमें देखने को मिला है। और जब हम लोग आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, चाहे वो यूएई से हो, नीदरलैंड से हो, यूरोप से हो, अमेरिका से, तमाम जगह से हम लोग जब बात करते हैं तो बराबरी से अपनी बात रखते हैं। और भारत की जो परचेजिंग पावर, क्योंकि जैसे और देश तो डेवलप होके बिल्कुल वहाँ सैचुरेट हो चुके हैं, मगर आज हम कहते हैं कि भारत वो पुराना भारत नहीं है। हमारे देश की जनता क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहती है। कोई देश अपना कचरा माल अब भारत में देगा नहीं और भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हमारी महिलाएं जो हैं वो हर घर में हम चाहते हैं वॉशिंग मशीन हो, हम हर घर में चाहते हैं कि एसी हो, हम हर घर में चाहते हैं फ्रिज हो। ये वो दिन लग गए जब हम भारत को की जनता नहीं चाहती थी। आज हम सबको इन मूलभूत सुविधाओं से लैस करना चाहते हैं, और ये एक मार्केट जो भारत की है और ये हमारी ताकत के रूप में उभरी है, भारत की जो क्षमता है उसको हम लीवरेज कर रहे हैं, तभी हम करते हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश डबल इंजन मोदी जी और योगी जी का चल रहा है, उसमें तीव्रता से परिवर्तन आया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश किस लिए जाना जाता था ये सब जानते हैं। आज अभी मैं आ रहा हूँ एक IT समिट से, सेमीकंडक्टर प्लांट जो 6 देश में है उसमें एक उत्तर प्रदेश में लगेगा, बहुत बड़ी चीज़ है। उसके साथ एक नया इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी का उपलब्ध होगा। एक और चीज़ जो हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जहां उत्तर प्रदेश में उसका शुरुआत होने वाली है। हेवल्स कंपनी 800 करोड़ तो उसी में एक ही कंपनी इसमें इन्वेस्ट करने वाली है। आप समझ सकते हैं कितना निवेश आएगा, कितनी नौकरियां बढ़ेंगी, कितने आमदनी के जरिए होंगे, कितने छोटे व्यापार बढ़ सकेंगे। ये सब उत्तर प्रदेश की क्षमता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बना रहा है। और जहाँ तक शहरों का सवाल है, हम कह सकते हैं क्यों साहब, दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, बड़े गहरी सोच में है, मगर जो AK 203 47 से बढ़ के AK 203 जो बन रही है वो अमेठी में आप ही के क्षेत्र में बन रही है। इस्तेमाल वहाँ लोकल नहीं करेंगे, बाहर वालों के लिए करेंगे। तो लखनऊ में ब्रह्मोस बन रहा है, बनारस हमारा कल्चरल और सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। पीलीभीत जिस लोकसभा क्षेत्र को मैं आता हूँ वहाँ पर्यटन के लिए टाइगर रिजर्व एक बहुत बड़ी तरीके से विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ कौन कौन से शहर गिनाऊं, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अभी पाठक जी को जाना है और इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ ताकि हम उनके बोधन को सुने, उनके विचारों को। मगर बात इतनी है कि यहाँ हम सब लोग जो मंच पे बैठे हैं, जिनको ये अवार्ड मिलने वाले हैं, अवार्ड मिलने वाले के पीछे जो मीडिया के बंधु हैं जो पूरी दीवार बना के बैठे हैं, जो वहाँ पीछे लोग बैठे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश को विकसित बनाएं, इसको आगे बढ़ाएं।
यहाँ व्यापार उद्योग आने वाले पीढ़ियों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाए उत्तर प्रदेश में कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, कोई विलायत की तरफ ना देखे, कोई बेंगलोर और हैदराबाद में रोजी रोटी कमाने ना जाए। उत्तर प्रदेश को इतना सक्षम बना के देंगे हम सब लोग मिलके। आज इस IACC के इस नॉर्दर्न इंडिया काउंसिल में राइजिंग यूपी के इस अधिवेशन में हम लोग प्रण लेते हैं कि हम उत्तर प्रदेश का कायाकल्प जिस तरीके से हो रहा है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, इसको कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ाते हुए नंबर 1 प्रदेश उत्तर प्रदेश का बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नाश्ता नहीं खिलवाएगा? भूख लगी है क्या? भूख लगी है क्या? नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर आज इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदलाव आए हैं, बदलाव की अगर आप चर्चा करेंगे तो हमें अच्छी तरह याद है 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे। सबसे पहले मैं कानून व्यवस्था की चर्चा करना चाहूंगा। बगैर कानून व्यवस्था के प्रगति संभव नहीं है। इसी 2017 से पहले इसी स्टेट में प्रदेश को किस लिए जाना था? गुंडई, अराजकता, हर जिले में माफिया, सरकारी ठेकों में लूट, बालू नेता बजरी की लूट, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना। भैया 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 पीछे आइए। हमारे अपने बच्चे अगर होते थे, पीछे आ भाई। बेटी अगर जवान है तो माँ को परेशानी होती थी घर के बाहर न जाए, घर का नहर जाती थी, कहते सूर्यास्त के पहले घर वापस आओ। बड़े बड़े बिजनेसमैन दुकानदार 3 बजे जाते थे खाना खाने, तो बिक्री दिन भर के घर में रख के आते थे या बैंक में जमा करके आते थे। रात में उनकी हिम्मत नहीं थी अपने घर तक चले जाए। कानपुर से एमपी जी बैठे हैं, देखे कोई चौरस प्लाट मकान दुकान चौराहे पर पड़ा है तो कोई न कोई उसे कब्जा करके सरकारी संरक्षण में कब्जा करता था। बड़ी बुरी हालत थी। हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे दिल्ली मुंबई पढ़ने जाते थे, किसी रोजगार के सिलसिले में जाते थे, बताते थे उत्तर प्रदेश से आए हैं तो कमरा किराए पर नहीं मिलता था। दिल्ली में मौसी रहती, बुआ रहती तो उनका पता बता करके कमरा किराए पर मिलता। तस्वीर पूरी तरह से खराब थी। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था वाले राज्यों में गिना जाता है और इसकी तस्वीर और तदबीर को बदलने की शुरुआत कानून व्यवस्था के साथ हुई। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट है। 1 दर्जन से अधिक हमारे पास एक्सप्रेसवेज है। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पूरे देश का गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो प्रयागराज से चल करके मुजफ्फरनगर जाएगा। अब उसको बढ़ाकर के हरिद्वार तक किया गया। कनेक्टिविटी के मामले में प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब पिछले वाले हमारे साथ बैठे हुए थे। आज सर्वाधिक एयरपोर्ट अगर कहीं स्टेट में है, भैया पीछे तो आ जाओ। 17 एयरपोर्ट क्षमता के साथ, पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। और जेवर एयरपोर्ट जब उद्घाटन हो जाएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में उद्घाटन होने वाला है। कौन सोच सकता है? और रेलवे स्टेशन के बारे में देखिए, जो हमारे रेलवे की गतिविधियां हैं, हमने सभी ट्रैक को परिवर्तन किया, आमान परिवर्तन किया है। हमारे पास नैरो गेज की कोई भी अब ट्रेन बची नहीं है। सारे ट्रेन लाइनों को परिवर्तित किया है, कलर लाइट सिस्टम सिग्नल का लगाया है और ONGC की लाइनें डाली है। डीजल इंजन को हटा करके इलेक्ट्रिफिकेशन करते हुए रेलवे को गति देने का काम किया। रेलवे पर काम ही नहीं हुआ। चारबाग रेलवे स्टेशन को पुरातन काल से उसको बेहतर बनाया। दूसरी तरफ आनंद नगर को बेहतर बनाया। गोमती नगर स्टेशन जाकर के आप देखो, अंतरराष्ट्रीय क्लास का रेलवे स्टेशन अगर आपको दिखने को मिलेगा तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। आपकी ट्रेन 10 बजे 5 बजे जाइए, सो जाइए, कमरा खोल करके भोजन भी मिलेगा और 10 बजे ट्रेन में बैठ करके चले जाइए, घर वालों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी जी के मार्गदर्शन में प्राप्त हुई है। 17 में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे इस प्रदेश में। हमारे पास MBBS की सीटें कुछ हजार थी, आज 3 गुनी सीटें हैं, जिनकी संख्या 12,000 के लगभग है। MBBS 12,000 बच्चे प्रतिवर्ष बन रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन MD/MS की सीटें बनती हैं। 17 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर के 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और हर मेडिकल कॉलेज स्टाफ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल स्टाफ कॉलेज खुल रहा है। बिजली के मामले में बताना चाहूँ, लोग भूल जाते हैं। 17 से पहले प्रदेश का धर्मेंद्र जी आपको भी याद होगा, हमारे गांव में, लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूं,
उत्तर प्रदेश के 74 जिलों की बात कर रहा हूं। इटावा मैनपुरी छोड़ दीजिए, रामपुर छोड़ दीजिए, बड़े मियां वाला, बाकी जिलों की हालत ये थी। हमारे रिश्तेदार जीजा फूफा आते थे, पूछते थे 32 दिन की है कि रात की। एक हफ्ता 32 दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। ज्यादातर लोग ग्रामीण अंचल में बैठे हैं, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। पिछली सरकार के कार्यकाल में जिस दिन 20,000 मेगावाट बिजली हम यूज कर लेते थे, कहते थे 20,000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश में खपत हुई, अखबार में निकलता था, धर्मेंद्र जी को याद होगा। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि 29,000 कुछ 100 मेगावाट बिजली प्रतिदिन हमने पीक आवर में यूज की है। बिजली की हमारे पास कोई कमी नहीं है। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना करके अंतरराष्ट्रीय स्तर का हम बनाने का काम कर रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, स्कूलों की हालत क्या है, जो आधारभूत समस्याएं जनता की है। बच्चे बेसिक शिक्षा में जाना नहीं चाहते। कायाकल्प योजना के माध्यम से हमने उन विद्यालयों को जहां पर बड़े लोग पढ़कर के विदेश चले गए, अन्य नौकरियों में चले गए, उनके पैसे से यूज करके हमने 95% अधिक स्कूलों को बेसिक शिक्षा को प्राइवेट मॉनिटरिंग से बेहतर बनाया है। बच्चों को स्कूल ड्रेस दिया है, जूता मोजा, पाठ्य पुस्तकें, क्वालिटी भोजन। आज हालत यह है, पत्रकार मित्र बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1 करोड़ 12 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा में थे। आज हमारे पास 1 करोड़ 90 लाख बच्चे उच्च कोटि की बेसिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप जाकर के आंकड़ा देख, माध्यमिक शिक्षा में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। नकल विहीन परीक्षा करा करके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देकर के उनके जीवन स्तर को ज्ञान के मामले में ऊपर बढ़ाने का काम किया है। यूनिवर्सिटी की संख्या लगभग 2 गुनी हो चुकी है निजी क्षेत्र में। जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज है उनमें भी हमने बड़ी बढ़ोतरी करने का काम किया है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या अन्य फार्मा सेक्टर के जो कॉलेजेस। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर है। ओडीओपी के माध्यम से हर जिलों को नई पहचान मिली है। लखनऊ की पहचान चिकन के कपड़ों के बारे में होती थी, वो अलीगढ़ के तालों को पूरी दुनिया में पहचान थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। मुरादाबाद का पीतल उद्योग का सर्वाधिक आयात करने वाला, निर्यात करने वाला जगह बन गया है मुरादाबाद। रामपुर को लोग चाकू के लिए जानते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने रामपुर के वायलिन के बारे में प्रसिद्ध किया। दुनिया में रामपुर की वायलिन जानी जाती है। किशन कन्हैया की बांसुरी पीलीभीत में बनती थी, कौन जानता था। अमरोहा की ढोलक बगैर बजे घर में शगुन नहीं हो सकता, मुंडन पसली शादी विवाह नहीं हो सकते। अमरोहा की ढोलक पूरी दुनिया में जाती है। हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर नगर टांडा का हाथ का बुना हुआ कपड़ा, बाराबंकी का हाथ का बुना हुआ कपड़ा, सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल, भदोही के कालीन के बगैर तो कुछ पूरे नहीं हो सकता। कालीन यहाँ भी पड़ा है। दुनिया में कालीन का इतिहास आएगा, भदोही के बगैर नहीं आएगा। प्रयागराज का अमरूद, प्रतापगढ़ के आंवले का मुरब्बा, हर जिले में कुछ न कुछ विशेष है। उसको भी एक प्लेटफॉर्म देकर के मार्केटिंग करके प्रधानमंत्री जब दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो ओडीओपी की लिस्ट उठाते हैं, टिक कर देते हैं। वही दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश के ओडीओपी के प्रोडक्ट मिलकर के उत्तर प्रदेश की शान को बढ़ाने का काम। मैं आभार प्रकट करता हूं मुकेश जी का और इंडो अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का बहुत बहुत अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की गति को सार्वजनिक करने के लिए आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। किसी अन्य कार्यक्रम में मुझे शीघ्रता से जाना है।